नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी पर। आज दोस्तों ये हमारी हिंदी की पहली क्लास है जो कि शुरुआत से ही स्टार्ट हो रही है, जिसका पहला जो टॉपिक है वो है वर्णमाला। दोस्तों ये क्लास जो है यूपी पुलिस और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होने वाली है। और दोस्तों ये क्लास जो यूपी ट्रिपल एस सी यूपीपीएससी के लिए भी उपयोगी है। दोस्तों देरी न करते हुए इस क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि इस क्लास की जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, जिसका लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों ये क्लास आपको डेली शाम को 8 बजे मिलेगी। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो दोस्तों क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला पॉइंट है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा एवं अन्य प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा वर्णों की जो संख्या है उसको कितनी है, वो 52 स्वीकृत की गई है। दोस्तों अगला मत है कि प्रसिद्ध व्याकरण जो है श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार हिंदी में 43 वर्ण हैं। कुछ अन्य व्याकरण जो है वो 58 या 59 वर्ण मानते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो उसमें आपको आंसर जो है 52 ही लगाना है। अगर पर्टिकुलर नाम दे के पूछता है कि कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार हिंदी में कितने वर्ण हैं, तो आपको कितने लगाने हैं? वो 43 वर्ण लगाने हैं। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि कुल वर्ण कितने हैं? वो हैं 52 कुल वर्ण हैं। इनको जो है 3 दोस्तों भागों में बांटा जाता है। पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन है, तीसरा जो है अयोगवाह है। आते हैं दोस्तों स्वर की अगर बात करते हैं, जो स्वर हैं हमारे वो कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं और व्यंजन होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं उनकी बात करते हैं। दोस्तों जो स्वर होता है वो आ ई उ रिस ए ऐ ओ औ जो होते हैं ये स्वर होते हैं। अंग आह को अयोगवाह कहा जाता है। अगर दोस्तों व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन में संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं, मूल व्यंजन 33 होते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुणित व्यंजन उन्हीं को आगत व्यंजन भी कहा जाता है। वो उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या 2 होती है। आते हैं दोस्तों स्वर तथा उनका वर्गीकरण। स्वर तथा उनका वर्गीकरण करें। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण जो होता है बिना किसी अवरोध के होता है, यानी कि स्वर वे होते हैं जो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। उनको क्या हम लोग कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो दोस्तों स्वरों का जो वर्गीकरण होता है वो किस आधार पर होता है? कि जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, या इसे कह सकते हैं कि मुख विवर खुलने के आधार पे इनका जो है वर्गीकरण किया गया है। तो जो इनका वर्गीकरण जिह्वा के आधार पर कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं दोस्तों समृत, अर्धसमृत, विव्रत, अर्धविव्रत। इनको जो होता है दोस्तों 4 भागों में बांटा जाता है। समृत स्वर कौन से होते हैं? वो ई उ ये समृत स्वर हैं। अर्धसमृत में कौन आते हैं? ए और ओ जो होता है अर्धसमृत में आता है। विव्रत में जो होता है बड़ा आ आता है, और अर्धविव्रत में ए औ या आ आता है। दोस्तों बात करते हैं अगर समृत स्वर की, तो इसमें क्या होता है कि जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग के बीच कम से कम दूरी रहने पर ध्वनियों का उच्चारण होता है। उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग समृत कहते हैं। अर्धसमृत किसे कहते हैं? कि जब समृत की अपेक्षा जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग की दूरी जो है अधिक हो, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब समृत की अपेक्षा जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग की दूरी अधिक होती है, वहाँ पे क्या होता है? अर्धसमृत होता है। बात करते हैं दोस्तों विव्रत की, कि जब जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग के बीच अधिक से अधिक दूरी होती है, यानी कि जो हमारा मुंह होता है जब पूरा खुला होता है उसे क्या कहते हैं? विव्रत कहते हैं। अर्धविव्रत मतलब आधा खुला। यानी परिभाषा क्या है इसकी? कि जब विव्रत की अपेक्षा जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग की दूरी जो होती है थोड़ी कम हो, तो उसे क्या कहते हैं? अर्धविव्रत कहते हैं। तो दोस्तों समृत में कौन आएगा? इसमें ई उ ये जो है समृत में आएंगे। अर्ध समृत में कौन आएगा? ए
ओ जो होता है असमृद्ध में आता है, और बड़ा आ जो होता है विवृत में आता है। ए और औ जो होता है वो किसमें अर्धविवृत में आते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं कि जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो उनको दोस्तों जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण होता है वो 3 भागों में होता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और तीसरा क्या होता है पश्च स्वर। तो इसका क्या होता है जो दोस्तों जो अग्र स्वर होता है उसमें क्या आता है ई ए ऐ, ये किस में आते हैं, ये दोस्तों अग्र स्वर में आते हैं। मध्य स्वर में दोस्तों एक ही आता है, वो क्या आता है छोटा आ, यानी आ इसको क्या कहा जाता है, इसको दोस्तों केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। बात करते हैं पश्च स्वर की, इसमें क्या आता है बड़ा आ, छोटू ऊ, बड़ो ऊ, ओ और औ जो होता है ये किस में आता है पश्च स्वर में आता है। अगर इसकी ट्रिक की बात करते हैं दोस्तों तो इसकी ट्रिक है कि आओ उल्लू पीछे पीछे, आ ओ उल्लू पीछे पीछे, यानी कि आ मध्य में आ जाएगा, बड़ा आ, छोटो ऊ, बड़ो ऊ, ओ और ओ ये जो होंगे ये पीछे चले जाते हैं यानी कि पश्च स्वर कहलाएंगे, और ई और ए जो होता है ये अग्र स्वर कहलाते हैं। बात करते हैं दोस्तों अग्र स्वर की कि जिह्वा के अग्रभाग को उठाकर स्वरों का उच्चारण करना क्या कहलाता है, अग्र स्वर कहलाता है। मध्य स्वर में कौन आता है कि जिह्वा के मध्य भाग को उठाकर स्वरों का उच्चारण करना, ये किस में आता है, ये मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। बात करते हैं पश्च स्वर की कि जिह्वा के पश्च भाग को उठाकर उच्चारण करना, ये किस में आता है, ये दोस्तों आता है पश्च स्वर में। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है कि ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर जो क्या आता है स्वरों का वर्गीकरण होता है। उसमें क्या होता है, एक होता है आवृतमुखी, एक होता है अवृतमुखी या अवृत्ताकार, दूसरा होता है वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर। दोस्तों आवृतमुखी में कौन कौन आएंगे, आ ई ए जो होते हैं अवृतमुखी में आते हैं, और उ ओ जो होते हैं ये किस में आते हैं, ये आते हैं वृत्तामुखी में। या आगत जो स्वर होता है वो किस में आता है, वृत्तामुखी में आता है। बात करते हैं अवृतमुखी की या अवृत्ताकार की स्वर की कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण स्थान करते समय ओष्ठ का आकार गोल न होकर ऊपर नीचे की तरफ फैल जाता है। अगर आप बोलेंगे तो अगर बोलते हैं आ, तो इसका जो मुंह है, मुंह जो है दोस्तों ओंठ की जो बनावट है वो गोलाकार ना होकर ये लंबाई आकार में हो जाती है। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण स्थान करते समय ओष्ठ का आकार गोल हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं, वृत्तमुखी। अगर आप दोस्तों बोलते हैं ऊ तो ओंठ की आकृति कैसी हो जाती है, वो जो होती है दोस्तों गोलाकार हो जाती है। चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसको दोस्तों कितने भागों में बांटा जाता है, इसको दोस्तों 3 भागों में बांटा जाता है। पहला कौन सा होता है ह्रस्व या लघु स्वर, दूसरा होता है दीर्घ या गुरु स्वर, तीसरा जो होता है वो होता है प्लुत स्वर। कौन सा होता है, प्लुत स्वर। चलिए दोस्तों आते हैं पहले पॉइंट पे। जो पहला पॉइंट है वो है ह्रस्व या लघु स्वर। इसे क्या कहता है, इसे दोस्तों एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। परीक्षाओं में अक्सर पूछता है कि एक मात्रिक स्वर कौन से होते हैं, वो कौन से होते हैं, ह्रस्व या लघु स्वर होते हैं। इसमें कौन कौन दोस्तों आते हैं, इसमें आ ई ऊ ये जो होते हैं आते हैं, तथा दोस्तों आ ई ऊ और ऋषि को क्या कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल स्वर कहा जाता है। आते हैं दोस्तों दीर्घ या गुरु स्वर पर। इसे क्या कहा जाता है, इसे दोस्तों द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 मात्राओं का जो होता है, जब अगर इनका हम उच्चारण करते हैं तो 2 मात्राओं के बराबर इसमें टाइम लगता है। इसमें कौन कौन दोस्तों आते हैं, तो इसमें दोस्तों आता है आ ई ऊ ये जो दोस्तों इसमें आते हैं, और ए ऐ ओ औ इनको दोस्तों क्या कहा जाता है, इनको दोस्तों संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ये भी हैं दोस्तों दीर्घ स्वर में, ये भी आते हैं, लेकिन इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगला पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है प्लुत स्वर। प्लुत के स्वर को क्या क्या कहते हैं, इसे बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। यह नाटकों में प्रयुक्त होता है। इसे एस या 3 आकार में चिन्हित करते हैं। दोस्तों आपने ओम लिखा अगर देखा होगा तो ओम को कैसे लिखते हैं, तो ओम को ऐसे करके ओम ये लिखा जाता है। आते हैं दोस्तों प्लुत स्वर के बारे में थोड़ी जानकारी दी कैसे देखते हैं।
कि ह्रस्व स्वर को लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना दो स्वरों को जोड़कर होती है। और मात्रा के आधार पर स्वरों का सर्वप्रथम विभाजन किसने किया था? वो पाणिनि ने किया था। इनका जो ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी। इन्होंने किस में किया था? अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में किया था। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण के स्थान की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है? तो मानव द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने वाले विभिन्न अंगों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा तथा ओष्ठ एवं दो ध्वनि अंगों जैसे कंठोष्ठ, कंठतालु, विभिन्न स्वरों का जो होता है उच्चारण होता है। अगर दोस्तों बात करते हैं कंठ स्वर से, तो कंठ से क्या होता है? आ। ये कहाँ से होता है इसका उच्चारण? कंठ से होता है। या इसको अगर संस्कृत में याद करेंगे तो दोस्तों होता है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अब बात करते हैं दोस्तों ओष्ठ की, तो ओष्ठ के आधार पे कौन से होते हैं? उ ऊ। ये कहाँ से बोले जाते हैं? ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। तीसरा दोस्तों है तालव्य स्वर, तो ये तालु से बोले जाते हैं। कौन होते हैं? ई ई। ये कहाँ के हैं दोस्तों? ये तालव्य स्वर हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों कंठोष्ठ की, ये ओ औ जो है कंठोष्ठ से बोले जाते हैं, या इनको कंठोष्ठ स्वर कहते हैं। अगला है दोस्तों कंठ तालव्य। ये ए और ए ये जो होते हैं दोस्तों, ये कंठ और तालु से इनका उच्चारण स्थान होता है। अगला है दोस्तों मूर्धन्य स्वर। इसमें सिर्फ दोस्तों रि आता है, यानी कि ऋषि जो होता है ये किससे बोला जाता है? ये मूर्धा से बोला जाता है। चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि अयोग वर्ण किसे कहते हैं? जो योग न होने पर भी साथ में रहे उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जो योग न होने पर भी साथ में रहता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अयोगवाह कहा जाता है। इसमें दोस्तों कौन कौन आता है? इसमें दो स्वर आते हैं जो अयोगवाह के अंदर, दो अक्षर, जो एक अंग आता है, दूसरा आहा आता है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार इसे अनुस्वार कहते हैं। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह जो होता है चंद्रबिंदी, इसका चिन्ह होता है। अंगाह को क्या कहते हैं? कि हिंदी वर्णमाला में इसे विसर्ग कहा जाता है। इसका चिन्ह क्या होता है? विसर्ग होता है, यानी कि किसी सब अक्षर के पीछे दो बिंदी अगर लगी होती है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। दोस्तों आते हैं अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, अपितु ये स्वरों के सहारे ही चलते हैं। इनका उपयोग दोनों में होता है। दोनों में किसमें? स्वर और व्यंजन में इनका उपयोग किया जाता है। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? व्यंजन। आज दोस्तों ये पहली क्लास थी तो सिर्फ स्वर ही इसमें पढ़ाया है। कल हम लोग व्यंजन देखेंगे। और दोस्तों डेली आपको एक टॉपिक हम लोग डेली कवर करने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप दोस्तों क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो की अपडेट तुरंत मिलती रहे। ये दोस्तों क्लास जो है रोज़ शाम 8 बजे होगी, तो देखना ना भूलिएगा। पीडीएफ की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जो कि आपको लिंक जिसका है टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।